बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एनकाउंटर हुआ है, बवाल मच गया है। उधर हरियाणा में फिर से नायब सरकार बन गई है और जम्मू कश्मीर की इकलौती महिला मंत्री का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। आज बहुत सारी खबरें हैं, आज बहुत सी खबरें। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो। सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबर दिन भर जो आप नहीं देख पाए हैं और आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है। आप चाहते हैं कि अगले 1 घंटे में बैठूं और सब कुछ जान जाऊं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में, और अगर कुछ हुआ हो ऐसा जो विदेश में, वो भी जान जाऊं, तो आप सीधे मुद्दे की बात देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले आज बात हरियाणा की नई सरकार की करेंगे। आज दूसरी बार नायब सैनी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की ताकत देखने को मिली है। विस्तार से बात करेंगे, एक एक मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाएंगे। देश के कितने मुख्यमंत्री आज एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने पहुंचे थे। दूसरी खबर में बात जम्मू कश्मीर की इकलौती महिला मंत्री सकीना इट्टू के मध्य प्रदेश कनेक्शन की करेंगे। कैसे भोपाल की मेडिकल स्टूडेंट जम्मू कश्मीर की मंत्री बन गई, पूरा सफर बताएंगे। बहुत रोचक सफर है। तीसरी, और हाँ, इस सफर में बहुत दर्दनाक कहानी भी है। तीसरी खबर में बात बहराइच एनकाउंटर की करेंगे। पकड़े गए 2 आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी गोली चला दी। पैर में गोली लगी है, रो रहे हैं, कह रहे हैं गलती हो गई है, लेकिन इस एनकाउंटर पर भी अब राजनीति शुरू हो गई। चौथी खबर में बात कांग्रेस के गालीबाज विधायक बाबूलाल जंडेल की करेंगे। कुछ भी बोल रहे हैं कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल, जुड़े रहिएगा, विधायक से मिलवाने की कोशिश भी करेंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। नोट छापने वाली प्रेस में अब शराब का स्टिकर भी छपेगा। पहले प्राइवेट कंपनियां होलोग्राम छापती थी, पहली बार है जब केंद्र सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी संस्था इसकी प्रिंटिंग करने वाली है। ऐसा फैसला क्यों किया गया है भाई, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। छठी खबर में बात करेंगे सूरजपुर हत्याकांड की। लगातार आपको एक एक खबर दिखा रहा हूं। अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग होने लगी है और कह रहे हैं लोग जो आरोपी हैं उन्हें फांसी दो। विस्तार से बात करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव की। जानना चाहते हैं रायपुर दक्षिण से टिकट किसको मिलने वाला है, अंदर की खबर क्या है? इस बार बृजमोहन अग्रवाल की जगह कौन विधायक बन सकता है? सबसे सटीक रिपोर्ट बनाई हमारी टीम ने, जुड़े रहिएगा। चेहरे देखेंगे, उसी के इर्द गिर्द टिकट मिलने वाला है, दावा है मेरा। आठवीं खबर आपसे जुड़ी है, इंदौर से आई है। दुकानदारों ने कॉल सेंटर की शुरुआत की है तो 20 करोड़ की बिक्री हो गई है। नौवीं खबर में बात करेंगे ग्वालियर वालों को नया हवाई जहाज मिलने वाला है। दिवाली से पहले हवाई सफर करने वालों को तोहफा दिया है सरकार ने। और आखिर में बात होगी रेलवे सफर करने वालों की भी। खुशखबरी रेलवे ने भी दी है, रेलवे रिजर्वेशन की समय सीमा घटा दी है। राहत वाली खबर है, विस्तार से बताएंगे। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं अगले 1 घंटे के सीधे मुद्दे की बात की पहली खबर का। और पहली खबर है हरियाणा में मुख्यमंत्री, इस तरह से मैं जोड़ लेता हूं, मुख्यमंत्री बनाया, एनडीए का जलवा भी दिखाया। देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री हैं और जलवा बगल में है। सब कुछ बता देता हूं। हरियाणा में फिर से नायब सरकार बन गई है। नायब सैनी ने लगातार दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। कितनी बार? तीसरी बार। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कल मैंने इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन कहां का दिखाया था? जम्मू कश्मीर का। हरियाणा सरकार की नई सरकार के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री भी पंचकुला में नायब सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। एक मंच पर एक साथ 20 राज्यों की सरकार, इस तस्वीर की ताकत को समझिए। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी को जो बम्पर जीत मिली, उसकी खुशी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है भाई साहब, संदेश है इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। एकजुटता को दिखाती, समझाती ये रिपोर्ट देख लीजिए। आगे इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। मैं
नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्री, ताकत तो दिखा दी एनडीए ने। सोचिए, कल जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण हुआ। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ने सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन करेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी के कुछ नेता जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, संजय सिंह तो पहुंचे, लेकिन ज्यादातर पार्टियों के बड़े नेता जम्मू कश्मीर नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी नहीं पहुंची, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, केजरीवाल दूर रहे, और आज हरियाणा में सरकार बनी तो चंद्रबाबू नायडू एकदम सामने बैठे थे। हालांकि शपथ ग्रहण में नीतीश बाबू नहीं पहुंचे थे, इसलिए राजनीतिक गलियारे में आज चर्चा इसकी भी रही। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के साथ एनडीए की बैठक हुई। ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पोस्ट की है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब एक साथ बस में बैठे हैं। बस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अच्छी तस्वीर आई, इसीलिए विस्तार से दिखा दी। इस तस्वीर के क्या मायने हैं ये समझने के लिए हम सीधे कहां चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक अमृत तिवारी और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। आने वाले समय में 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। इस पूरे शक्ति प्रदर्शन को किस रूप में देखा जाए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के मद्देनजर? अमृत। ज्ञानेंद्र जी, आपने जिस तरफ इशारा किया है, बिल्कुल देखा जाए तो जो एनडीए की राजनीति है उसी तरफ साधती हुई नजर आ रही है। उसके पूरे जो लीडरशिप है वो उधर ही देख रही है। आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो सबसे गौर करने वाली बात रही कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ खत्म हुआ और पेश आ रहे थे, उसमें साफ साफ देखा गया कि जो एनडीए के सहयोगी दल के जो यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए, उनके साथ उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से, एक सम्मानित जगह तरीके से उनके साथ बात व्यवहार की। चंद्रबाबू नायडू के साथ उनके खास चर्चा रहा, जिस तरह से उन्होंने एक हंसी मजाक करते हुए एक वहां पे एक वक्त बिताया। और उसके बाद जब बैठक शुरू हुई चंडीगढ़ में, तो उस बैठक के दौरान ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। और इस दौरान एक बात बड़ी साफ निकल कर आई, जिसको अगर समअप किया जाए तो यह है कि एक राज्य, एक गठबंधन और एक आवाज, यही मोटो एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में निकल करके सामने आई है। यानी कि जहां भी लड़ेंगे एक साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और हमारी आवाज भी एक ही रहेगी। और दिखा दी है, ताकत दिखा दी है अमृत, ताकत दिखा दी है एनडीए ने। और जो मैंने आपसे पूछा था कि ये ताकत इसलिए भी जरूरी है, इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि आपको याद है हरियाणा में जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, और महाराष्ट्र बहुत बड़ा राजधानी है, आर्थिक राजधानी है इस देश का, और झारखंड आप जानते हैं कि झारखंड में किस तरह से चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में ये ताकत भारतीय जनता पार्टी ने दिखाकर यह संदेश देने की भी कोशिश की है अमृत कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और एकजुट है। बहुत शुक्रिया आपका सब कुछ विस्तार से बताने के लिए। चलिए अब आपको दूसरी खबर बता देता हूं, और दूसरी खबर क्या है? जम्मू कश्मीर की ये महिला मंत्री वायरल हैं, इनको बहुत देखा जा रहा है, खूब सर्च किया जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की एक महिला जम्मू कश्मीर में कैसे मंत्री बन गई। हरियाणा की सरकार की बात कर ली, अब आपको जम्मू कश्मीर की इकलौती महिला मंत्री के बारे में भी बता देते हैं, सकीना इत्तू। और सकीना इत्तू की बात क्यों कर रहे हैं जानते हैं? क्योंकि सकीना का मध्य प्रदेश से भी कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है और क्यों चर्चा हो रही, क्यों वायरल है, क्यों लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, चलिए बता देता हूं। कल सकीना ने जम्मू कश्मीर में मंत्री पद की शपथ ली। सकीना पूरे चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मुखर महिला चेहरा रही।
रोजगार की बात हो, कश्मीर के लोकल मुद्दे हों या कश्मीरियों की पहचान की बात हो, हर मुद्दे पर पूरे चुनाव में सकीना ने खुलकर अपनी बात रखी, जो कश्मीर के लोगों को खूब पसंद आई, खूब भरोसा किया। सकीना कुलगाम के डीएच पोरा से विधायक चुनी गई। इस चुनाव में सकीना ने पीडीपी के गुलजार अहमद को हराया, सकीना ने हराया। लेकिन राजनीति में आना सकीना के लिए आसान नहीं रहा। राजनीति में एंट्री से पहले सकीना मध्य प्रदेश में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन सकीना को बीच में पढ़ाई छोड़कर कश्मीर लौटना पड़ा। बात साल 1994 की है। तब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। सकीना भोपाल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। सकीना के पिता वालिम मोहम्मद इत्तू की आतंकियों ने हत्या कर दी, जो अब्दुल्ला परिवार के बेहद करीबी थे। कई साल से चुनाव भी जीत रहे थे। जैसे ही वालिम इत्तू की हत्या की खबर आई, दिग्विजय सिंह की पत्नी खुद सकीना के पास गई और सकीना को यह कहकर विशेष विमान से दिल्ली ले गई कि आपकी मां की तबीयत बहुत खराब है। फ्लाइट में राजेश पायलट भी मौजूद थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर फारूक अब्दुल्ला सकीना का इंतजार कर रहे थे और फारूक सकीना को लेकर कश्मीर पहुंचे, जहां उनके पिता जनाजे के साथ लोग सकीना का इंतजार कर रहे थे। पिता के शव को लौट रही सकीना पर भी आतंकियों ने हमला किया, पिता के शव के साथ, लेकिन सकीना बचकर घर पहुंची। इस घटना के बाद सकीना ने हमेशा के लिए डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ दिया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस भोपाल नहीं लौटी और राजनीति में सकीना की एंट्री हुई। सकीना जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त जो डीन थे उनसे भी विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। सोचिए, ये विस्तार न्यूज है। मंत्री कहाँ बनी है? जम्मू कश्मीर में। कनेक्शन मध्य प्रदेश का था, इसलिए पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता दी। सुनिए क्या कहा है डीन ने। सकीना इत्तू 1992 में उनका गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और 94 तक उन्होंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद एक दुखद पर्सनल घटना के कारण वो फिर यहाँ से छोड़ के चली गई थी। ये बड़े शांत स्वभाव की और सिंपल लड़की थी, जो अपना पढ़ाई में भी मन लगाती थी। शांत स्वभाव की भोपाल में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली सकीना को तकदीर राजनीति में ले आई। जिस सीट से पिता चुनाव लड़ते थे, उसी सीट से 1996 में पहली बार सकीना विधायक चुनी गई। पहले भी सकीना मंत्री रह चुकी हैं और अब जम्मू कश्मीर की इकलौती महिला मंत्री हैं सकीना इत्तू। इस तरह एमपी की मेडिकल स्टूडेंट अब जम्मू कश्मीर की मंत्री बन गई है। मध्य प्रदेश का कनेक्शन था। सकीना इत्तू खूब वायरल हैं, इसलिए विस्तार से बता दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुझे भोपाल जाना पड़ेगा। और श्याम जी, मध्य प्रदेश में कोई हलचल है और मध्य प्रदेश के लोग कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या तो फिर पुरानी यादें पुरानी हवा के झोंके में चली गई थी और हम वायरल हैं इसलिए दिखा रहे हैं? श्याम जी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हमने चर्चा करी विस्तार न्यूज़, क्योंकि बिल्कुल अलग दिखाना चाहता है और ये भी दिखाना चाहता है कि कितना कनेक्शन है मध्य प्रदेश से किसी भी घटना का, और जो वायरल हो रही है उसका तो खास तौर पर। तो हमने सकीना से जुड़े हुए लोगों से बात की, सकीना के उन प्रोफेसर से बात की जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था। निर्भय श्रीवास्तव को आपने सुन लिया। इसके अलावा दो और प्रोफेसर हैं जिनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सकीना इंटेलिजेंट थी और पढ़ना चाहती थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी, और ये कहती थी कि कश्मीर में अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं राजनीति में नहीं जाना चाहती, मैं पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनूंगी और वहाँ इलाज करूंगी। लेकिन तकदीर को तो कुछ और मंजूर था, सकीना को राजनीति में ही जाना पड़ा और दूसरी बार मंत्री बन गई हैं। तो यहाँ पर लोग उनको जानते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ज्ञानेंद्र, बड़ी संख्या में भोपाल में जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पढ़ने में और पढ़ाई लिखाई करके अच्छा करियर बनाने के लिए यहाँ से जाते हैं। ठीक संदेश दिया आपने क्लोजिंग में कि भोपाल में आते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा लेते हैं और जाके जम्मू कश्मीर में नाम रोशन करते हैं। क्या बात है श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए अगली खबर क्या है, अगली खबर दिखा देता हूं। दिखाइए भाई क्या है। कांग्रेस का गालीबाज विधायक क्यों गरिया रहे हैं? क्यों गरिया रहे हैं? किसको गरिया रहे हैं? विधायक हैं, जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, इसका मतलब खास आदमी है, बहुतों की पसंद है, आप लोगों ने भरोसा किया होगा तभी तो विधायक बनाया है। लेकिन ये मत भूलिए कि आपका आचरण संयमित होना चाहिए विधायक जी, समाज में स्वीकार किया जाए ऐसा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के शिवपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं बाबू जंडेल। वैसे तो बाबू जंडेल उल्टी सीधी चीजों की वजह से खबरों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा विवादित हो गया, इतना विवादित कि सुनाया भी नहीं जा सकता। पूरा मामला जान लीजिए और हाँ, तय भी कीजिए क्या किसी विधायक को ऐसा
कहना चाहिए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक वैसे तो पहले भी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार बाबूजी ज्यादा बोल गए हैं। बयान न केवल विवादित है बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी है। वैसे बताया जा रहा है कि वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन कभी कभी हो, इससे क्या लेने देना। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला किया है और वीडियो पब्लिक में आने के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा। पहले वीडियो देख लीजिए और जितना सुन सकते हैं उतना ही सुनिएगा, क्योंकि ज्यादा तो हम भी नहीं सुना सकते। इसको सुनने के बाद कोई भी बवाल कर देगा। सुनाइए। शंकर भगवान कोई तेल डाल रही है, कोई पुष्प डाल रही है, अब हो गया। शंकर भगवान कोई तेल डाल रही है, कोई पुष्प डाल रही है। वीडियो इतना विवादित है कि हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते थे, लेकिन वीडियो देखिए। वीडियो देखकर लोग दावा कर रहे हैं कि विधायक जी नशे में हैं। वीडियो में बाबू जंडेल भगवान शंकर के बारे में विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। जाहिर है कि भगवान शंकर पर टिप्पणी होगी तो लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी। टिप्पणी के बाद साधु संतों ने भी विधायक जी का विरोध किया है। जगह जगह विधायक बाबू जंडेल का पुतला फूंका जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। साधु संतों से लेकर आम लोगों तक कहां विधायक जी का विरोध हो रहा है, जानना चाहते हैं? रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। दिखाइए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के द्वारा भगवान भोलेनाथ पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और हर तरफ लगातार विरोध हो रहा है। ये तुरंत माफी मांगे, अन्यथा हिंदू महासभा सड़कों पर प्रतिदिन सिर्फ भक्तों को लेकर उनका विरोध करेगी। कांग्रेस का प्रवृत्ति ऐसी है जो हिंदू धर्म को हमेशा ही कुठाराघात करती रहती है, और यही नहीं, इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो भी इसी प्रकार से आलोचना करते हैं हिंदू धर्म की। अगर वो माफी मांग करके नहीं, कांग्रेस उनको निष्कासित नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध रहेगा। अगर कोई विधायक रह करके भी सनातन धर्म के वरिष्ठ महापुरुषों और देवी देवताओं के प्रति अगर गलत टिप्पणी करता है, तो मैं समझता हूं कि उस जैसे विधायक को देश निकाला दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान को अपमान करते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताइए विधायक जी सुन रहे हैं? बहुत सुन रहे हैं। हाँ, इनकी आवाज जो थोड़ा तेज करना। विधायक जी, ये जो हम दिखा रहे थे रिपोर्ट, और जिस तरह से आपका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, आप गाली गलौज क्यों करने लगे? गाली गलौज करने के लिए जनता ने आपका विधायक थोड़ी चुना था। ये जो वीडियो वायरल है, इसमें 1 सेकंड पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं चूंकि आप मेरे चैनल में जुड़े हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत ही करूंगा। आप माननीय हैं, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं स्वागत करते हुए आपसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, आपको पछतावा है कि नहीं? ऐसा नहीं कहना चाहिए विधायक जी। देखो साहब, जो वीडियो वायरल हुआ वो मैंने भी देखा है। पहली बात तो है कि वीडियो बहुत पुराना था ये, और जो मैंने वीडियो देखा है, मैं एक शिव नगरी का रहने वाला हूँ, शिवपुर का, और मेरे भगवान शंकर से बहुत अटूट आस्था है। मैं शिव भगत हूँ, और मैंने मेरे गांव में भगवान शंकर जी का निर्माण कर रखा है, और 5 बीघा जमीन ब्राह्मण को भूमि दान की है शंकर जी की पूजा करने के लिए। और जो जनता ने मुझे प्रतिनिधि बनाया, मैंने राड़े गांव के अंदर एक 15 लाख का शंकर जी का मंदिर का निर्माण कराया। करोड़ों रुपया का जो निर्माण मैंने संगीत कीर्तनों के लिए, धार्मिक जगहों के लिए गेट और सामुदायिक भवन की व्यवस्था की। मैं शंकर भगवान की बड़ी आस्था से मानता हूँ। और ये जो विजयपुर का चुनाव चल रहा है, इसमें मेरी लोकप्रियता को देख के भाजपा के नेता, अरे सुनिए विधायक जी, ये चुनावी मंच नहीं है। मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने शंकर जी का जिक्र नहीं किया, शंकर जी का जिक्र आपने किया। इसका मतलब कि शंकर जी को लेकर आपने अमर्यादित टिप्पणी की है। मैंने तो नहीं पूछा,
आप ही ने बताने लगा, आप ही बता दिए कि मैं यहां जमीन वो किया हूं, अब मैं दान किया हूं। आपने दूसरी बात ये कही कि ये वीडियो पुराना है। ये वीडियो जब का भी है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूं आपकी, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपसे गलती हो गई? ये नहीं कहना चाहिए और आपको विस्तार न्यूज के मंच से दर्शकों से माफी मांगना चाहिए, अपने मतदाताओं से माफी मांगना चाहिए। आपको मैं अवसर दे रहा हूं, अगर आप माफी मांग लेते हैं कि मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, तो जनता आपके बारे में पुनर्विचार करेगी। विधायक जी, आप क्या कहना चाहते हैं जनता से, ये बताइए। देखो, मेरी बात सुनो। मैंने प्रेस नोट अभी तैयार किया है, उसमें मैंने मेरी बात रखी है कि भाई जो धर्म पे, धार्मिक आस्था पे कोई भक्तों को ऐसा लगा तो मैं मेरी तरफ से माफी मांगता हूँ। और ऐसा मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। मेरे ऐसी भावना है कि मैं भगवान से गाली काटूं। और अगर जनता की भी ऐसी भावना लग रही है और धार्मिक लोगों को धार्मिक पे ठेस पहुंचे, तो मैंने प्रेस नोट में भी माफी मांगी, तो मैं इस बात की माफी मांगता हूँ। और जो मेरे ऊपर ये षड्यंत्र ये जो रचाया जा रहा है, ये झूठा निरादर है। और ये भी पता नहीं मुझे कि ये वीडियो कब बना, कब क्या है, ये वीडियो नकली है कि असली है। नहीं, वीडियो नकली नहीं होता है। सुनिए, अगर वीडियो सामने आया है और वीडियो में आप कहते दिखाई दे रहे हैं, शंकर जी का जिक्र आप खुद ही कर रहे हैं, माफी आप मांग रहे हैं, तो वीडियो नकली ऐसी बात। देखिए, जनता इतनी भोली भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिए विधायक जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। पहले मेरे सवाल को सुन लीजिए और फिर अपना जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। से आप कह रहे हो कि माफी मांगना चाहिए, तो अगर ऐसी कोई दिमाग में सोच है हमारे कोई भक्तों लोगों के, शिव भक्तों के है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मेरे से गलती भी नहीं हुई, अगर गलती भी इसको मान रहे तो मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आपसे गलती नहीं हुई? आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप गलती नहीं? आप एहसान कर रहे हैं क्या जनता पर? आप जनता पर एहसान कर रहे हैं क्या? जनता ने आपको विधायक बनाया, तो आप बोलिए ना कि मुझसे आप बोलिए मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। ये बोलिए ना, आप बोलिए मुझसे गलती हुई। यार भाई साहब, आप ऐसे दबाव दे रहे हो, ऐसे थोड़ा बहुत रिमांड ले रहे हो। आप तो मेरी बात को सुन रहे नहीं है। नहीं, मैं दबाव नहीं दे रहा हूं। रिमांड ले रहे हो जैसे पुलिस लेती है। मैं दबाव नहीं दे रहा हूं। जोर पे ऐसे कहो, ये मीडिया का काम थोड़ा ऐसा लट के जोर से। नहीं, आप लट चला रहे हो मेरे ऊपर। नहीं, लट नहीं चला रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जनता को ऐसा लगा। आप तो दबा रहे हो। आप ये कह रहे हैं जनता को ऐसा लगा। गलती नहीं की, आपकी गलती नहीं है। शिवलिंग के बारे में कोई सत्संग चल रहा था, वीडियो को वीडियो को काटा है, पीटा है। मैं शिवलिंग के बारे में कह रहा था। मैं गाँव का आदमी हूँ। मैं गांव की भाषा में कोई ऐसी निकल गई हो तो मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, देसी भाषा में बोल रहा हूँ। अब आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई रिमांड में हूँ। मैं रिमांड में नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ जो बात अभी शब्द बोल गया। विधायक जी, दोनों ही बात पूछ रहे हो मेरे से। विधायक जी, जो आपने अभी बात कही, अभी आपने वही बात कही। आपने कहा कि अगर कोई लगता है, पत्रकार एक लोकतंत्र की जड़ होती है, एक चीज को दिखाती है, सत्य को दिखाती है। आप ऐसे कह रहे हो जैसे पुलिस रिमांड ले ली, मैंने कोई बड़ा अपराध कर लिया। आप जनप्रतिनिधि हैं, जैसे पत्रकारिता नहीं होती है साहब। अगर आप जनप्रतिनिधि नहीं, पत्रकारिता ऐसी ही होती है। पत्रकारिता ऐसी ही होती है विधायक जी। मीडिया में क्या है, इसमें क्या है? मैं सुना नहीं सकता। प्रशासक ने भी जांच करना चाहिए। मैं प्रेस नोट दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। उसमें मैं हर चीज प्रेस नोट में लिखा है। कोई ऐसी भी बात है तो मैं माफी मांगता हूँ। तो बस यही तो कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं जनता को अगर लगता हो, आपने कहा, विधायक जी मेरी बात सुन लीजिए। विधायक जी आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने अभी कहा जनता को अगर यदि लगता है, आपने कह दिया मैं माफी मांगता हूं, मुझसे अगर कोई गलती हुई, तो आपने कह दिया, बात खत्म। मैं ये कह रहा हूं बात खत्म, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बात खत्म। लेकिन आप उसको अपराध मान रहे हो। माफी को भी मैं अपराध मानने वाला कोई नहीं हूं। संपादक का कोई तरीका होता है? अरे बिल्कुल तरीका है। पूछ रहे हो आप जनप्रतिनिधि हैं और आप ऐसी बात करेंगे, धार्मिक भावनाओं को अगर भड़काएंगे। बताओ पहले तो आप धर्म पूछ रहे हो, आप कौन सा मुद्दा पूछ रहे हो मेरे से ये बताओ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके खिलाफ जो आरोप लग रहा है, जो वीडियो वायरल किया है बीजेपी ने, बीजेपी का ये कहना है कि आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का कोई शंकर भगवान नहीं है। बीजेपी सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। मैं सनातन मानता हूँ। सनातन क्या है बीजेपी वालों से पूछो, सनातन क्या होता है? क्या बीजेपी वालों ने निर्माण करवाया था शंकर भगवान का? कभी ये धार्मिक चीजों को देखते हैं?
कभी ये गाय के बारे में सोच रहे हैं? ये सनातन का इनको ठेकेदारी है। जो कभी भगवान एक तो जन्म देता है माता पिता, एक ईश्वर होता है जो राष्ट्र का दाता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो जो राष्ट्र का निर्माण करता है उस भगवान को अपन कोसते भी है। कोई बुरी समय आती है तो भगवान से कहते हैं भगवान मेरे साथ क्या बुरा किया। तो ये मानवता होती है। सनातन धर्म क्या है ये भाजपा वाले से आप पूछो। मैं पूछ रहा हूँ, बाबू दंडेल पूछ रहा हूँ भाजपा वालों से। उनकी सरकार है, मुझे जेल में डालो, FIR करो, मेरी हत्या करो। अच्छा, दूसरा सवाल दूसरा विधायक जी दूसरा सवाल सुनिए, दूसरा सवाल छोड़िए। कैसे वायरल हुआ अच्छा ठीक है, का क्या रहता है आपसे मैं पूछ रहा हूँ भाजपा वालों से। सिंह लिंग का मतलब क्या होता है? दोनों पक्ष को रखना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, विधायक जी आप आपा मत खोइए। विधायक जी की पूजा की जाती है। अरे विधायक जी सुनिए, गलती तो आपसे हो गई, माफी आपने मांग ली, अब सुन तो लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। जो भाषा होती है ग्रामीण की, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अरे ये चुनावी मंच नहीं है विधायक जी। इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश सीख गया तो इंग्लिश का शब्द से कोई सनातन नहीं चलेगा। या हमारे प्रदेश विधायक जी अरे सुनिए विधायक जी सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, चलिए ठीक है, आपकी बातचीत हो गई, आपने कहा कि अगर जनता को बुरा लगा तो मैंने माफी मांग ली, ठीक है। अब सनातन पे लड़ाई अगर बीजेपी कांग्रेस में जाएंगे उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल, मेरी बात तो सुनिए। एक आखिरी सवाल, उस वीडियो को देखकर लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप नशे में थे, इसका जवाब क्या होगा ये बता दीजिए। नहीं, ये अपने कपड़े और इन चीजों पे सवाल नहीं करना चाहिए राजनीतिक में। कौन नेता है जब मुझे सर्टिफिकेट दो क्या कहता है? मैं रोटी नहीं खाता हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ। कोई नेता रोटी खाता है क्या? ये अपना चरित्र पे क्या करते हैं इस पे सवाल नहीं उठाएगा। सरकार ने ठेका दिया, क्यों दिया? सरकार ने ठेका बंद करना चाहिए। भाजपा सरकार ने दारू का ठेका बंद करना चाहिए। मेरे श्योपुर में बाजार के अंदर शराब का ठेका दे रखा है। मेरी माता बहन है, उनके साथ दारू पीने वाले रोज गाली काटते हैं, पेशाब करते हैं। इनको शर्म नहीं आती भाजपा वालों को उस ठेका को दूर ले जाए? क्या बाबू दंडेल के चरित्र पे बात कर रहे हो? नहीं तो इनके आरोप पर क्या कहेंगे विधायक जी? राष्ट्र में विधायक जी इनके आरोप पर क्या कहेंगे आप? जो आरोप लगा रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, चीजों पे क्या खाते हैं क्या पीते हैं? ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है आपका जो आप ये कह रहे नशा पत्ते में है। ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं होता है। मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, भाजपा का नेता नॉन वेज खाता है, बहुत नेता शराब पीते हैं, पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ चीजों पे। ये अपना व्यक्तिगत विचार है क्या खाना। मैं दाल बाटी खाता हूँ, वो से कहते हैं कि दाल बाटी से पेट भर जाता है। मेरा शुद्ध दाल बाटी है। ये सवाल मत पूछो खाना क्या है, कपड़ा कैसे। मैं जेंट्स का पैंट भी पहनता हूँ, शर्ट भी पहनता हूँ, मैं स्यापा भी बांधता हूँ, धोती भी पहनता हूँ। ये सवाल पूछने का नहीं होता है। अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन आपको इस बात का पछतावा है? आखिरी सवाल है, इस बात का पछतावा है ना कि आपने गलत बोल दिया? आपको ऐसा नहीं बोलना? पछतावा नहीं है। भाजपा के जो कह रहे आरोप लगा रहे इनका कोई पछतावा नहीं है। और अगर धार्मिक लोगों को आस्था पे ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूँ। चलिए ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका, आप विस्तार न्यूज से जुड़े। और सुनिए, आपका बहुत धन्यवाद, आप विस्तार न्यूज से जुड़े, अपनी बात कही और आपने इस बात को माना कि अगर मुझसे गलती हुई है, धार्मिक भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाया है तो मैं माफी मांगता हूं। विधायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चुनाव बदनाम करके मेरे लोग फिरता है क्षेत्र के अंदर। जब मैं गया राम निवास की हालत बिगड़ रही है। मैंने राव समुदाय से राम निवास भी आता और मैं भी आता हूँ, दोनों विधायक एक ही समुदाय से हैं। तो मेरे लोग फिरता को देख रहे हैं वो। चलिए, जब आपने माफी मांग ली है, प्रेस नोट में भी माफी मांग ली है, विस्तार न्यूज के मंच में भी माफी मांग ली है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पछतावा है इस बात का। और जनप्रतिनिधि को होना भी चाहिए जो आपको हुआ है धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद ये होता है, जब भी मैं बात करता हूं किसी जनप्रतिनिधि से, तो मेरा मकसद ये होता है कि अगर आपने गलती की है तो आपको उसका पछतावा होना चाहिए। आप क्या खाते हैं या क्या पीते हैं इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर लाखों करोड़ों लोग एक धर्म को मानते हैं और उस आस्था को ठेस कोई पहुंचाएगा तो सवाल तो ऐसा ही होगा। भले आपको ये लगे
कि क्या रिमांड में लिया था क्या? सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? बहराइच में एनकाउंटर, सियासत शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर कई बार तीखे तेवर अपनाए हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ? 13 अक्टूबर की शाम बहराइच में हिंसा भड़की, बहराइच जल उठा, एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन 14 अक्टूबर को भी पूरा बहराइच जलता रहा। बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। 15 अक्टूबर को मृतक राम गोपाल मिश्रा का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा। सीएम ने बहराइच में हुई हिंसा के बाद साफ कह दिया था, किसी भी कीमत पर आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। 5 आरोपी पकड़े गए, जिनमें से 2 आरोपी सरफराज और तालीम का आज एनकाउंटर हुआ। दोनों बुरी तरह घायल हो गए हैं। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने ले गई थी। इसी बीच दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई। यह एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर पर बहराइच के नानपारा में हुआ है। एनकाउंटर के बाद आरोपियों का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कह रहे हैं आरोपी, गलती हो गई। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। अभी यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ है तो राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार आई तो एनकाउंटरों की जांच करवाएंगे और अधिकारियों को जेल भेजेंगे। सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। बहराइच में हुए एनकाउंटर पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के एनकाउंटर कर रही है। पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। बहराइच हिंसा के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी। बड़ी खबर थी, विस्तार से दिखा दी। किसने क्या कहा सब सुना दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। और ऑनलाइन मार्केट वालों सावधान, दिवाली आ रहा है। दिवाली आ गई है लगभग। अब खरीदारी मार्केट में लोग करना शुरू कर दिए। ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग पर शिफ्ट होने लगे थे। इंदौर में दुकानदारों ने फोन करके बुलाया। फोन का कितना फायदा हुआ है जानते हैं? पूरी खबर जान लीजिए, बहुत अद्भुत खबर है। चलिए बता देता हूं विस्तार से। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है। दुकानदार परेशान थे, लेकिन अब दुकानों पर वापस ग्राहक लौटने लगे हैं। तरीका क्या अपनाया है देख लीजिए, समझ जाएंगे। और ये कैसे हुआ है जानते हैं? गारमेंट दुकान के मालिकों ने कॉल सेंटर की शुरुआत की है और जानते हैं इस पहल से कितना फायदा हुआ है? दिवाली से पहले ही 20 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हो चुकी है। हमारी सहयोगी मीनू ठाकुर ने बाजार का हाल दिखाया। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन मार्केट से परेशान थे लोग और जो रिटेल में बैठ के बेचते थे वहां ग्राहक नहीं पहुंचते थे। उन्होंने कहा लो भाई कॉल सेंटर हम ही खोल लेते हैं। देखिए रिपोर्ट। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग खरीदारी के लिए रोजाना निकल रहे हैं। जितने ग्राहकों से संपर्क बढ़ते जा रहे हैं, वापस हमारे यहाँ ग्राहक का आना शुरू हो गया है। फैब्रिक का ये बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में, लेकिन एक वापस मैं भी दुकान पे आई हूँ, दुकान पे देख कर लेती हूँ। मैंने ऑनलाइन में बहुत ठगाया है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत अच्छा परचेस किया है। हम लोग को जो हमने फ़ोन कॉल्स करे तो उससे काफ़ी सारा इफेक्ट है। उससे कस्टमर को एक क्लिक भी हो जाता है
कि वो कहीं जैसे कहीं रील्स या कहीं देख के मोटिवेट उधर की तरफ होता है, वापस से कॉल होने के कारण वो इसी बाजार में वापस उतरता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान में कितनी भीड़ है। यहाँ शॉपिंग तो ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आप ट्रस्ट नहीं कर पाते सामने। ग्राहक खुश हैं ग्राहक। और विस्तार से जानना चाहते हैं, चलिए बता देता हूं। खुश हैं ग्राहक भी खुश हैं, दुकानदार भी खुश हैं। और ये सब क्यों हुआ है जानते हैं? इंदौर में दुकानदारों ने कॉल सेंटर की शुरुआत की। 7 लाख कस्टमर का डेटा व्यापारियों ने इकट्ठा किया। कितना? 7 लाख। और एक एक करके फोन करना शुरू किया और ग्राहकों को बुलाया। इसका नतीजा यह हुआ कि 2022 में करीब 1 महीने में 15 करोड़ का व्यापार हुआ। कितने का? 15 करोड़ का। 2023 में 1 महीने में 18 करोड़ का व्यापार हुआ। जबकि 2024 की बात करें तो 3 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ही 20 करोड़ की बिक्री हो चुकी थी। कितनी? 2 करोड़ से 20 करोड़ की बिक्री हो चुकी। अपने बढ़ते व्यापार पर दुकानदारों का क्या कहना है, यह भी सुन लीजिए, सुनाइए। जब ग्राहकों से हमारे कॉल सेंटर को हमने बनाया 3 साल हो गए। 3 साल में 7 लाख लोगों का डाटा हमने बनाया और 7 लाख डाटा के बदौलत 3 साल में हमने अभी तक जितने ग्राहकों से संपर्क बढ़ते जा रहे हैं, वापस हमारे यहाँ ग्राहक का आना शुरू हो गया है। और बहुत बड़ा हमको प्रतिशत इस बात का मिल रहा है कि ग्राहक आता है और कहता है कि आप लोगों का जो व्यवहार है वो हमारी दौलत, हमारी दी हुई दौलत से बड़ा है। देश का पहला कॉल सेंटर बनाया हमने इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने और 600 दुकानों के डाटा से हमने ये शुरुआत की है। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो हमारे यहाँ से मुहिम चलाई गई थी उससे बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है। मतलब जो ग्राहक ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया था वो वापस दोबारा आ रहा है। थोड़ा शर्मिंदगी कर रहा है बट वो खुद ही हमसे चाह रहा है कि नहीं भैया आपसे ही व्यवहार रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब ग्राहकों को फोन गया तो बाजार में रौनक लौटने लगी। लोग ऑनलाइन शॉपिंग छोड़कर धीरे धीरे कपड़ों की खरीदारी दुकानों में जाकर करने लगे हैं और इससे दुकानदारों की बिक्री बढ़ गई है। ग्राहकों को किस तरह की शॉपिंग पसंद आ रही है, इस पर हमारी सहयोगी मीनू ने लोगों से भी बात की है, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। बढ़िया है या ऑफलाइन? शॉपिंग तो ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आप ट्रस्ट नहीं कर पाते सामने कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो और आपको क्या रिसीव हो रहा है। ड्रेसेस का प्राइसेस कंपेयर किया है प्लस मटेरियल कंपेयर किया है तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बस वैरायटी ज़्यादा लगती है और कपड़े क्वालिटी भी पता चल जाती है। कपड़ा छू कर भी देख पाते हैं आप ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या है, फोटो देख ली, फोटोज देखते हैं बस। ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा सही लगती है ऑफलाइन? ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में वेट भी करना है और फिर क्वालिटी पे भरोसा नहीं। यहाँ जो है वो देख के ले सकते हैं, जैसा मिले वो बेस्ट है। दुकान पे आई हूँ, दुकान पे देख कर लेती हूँ। जो दुकान के ओनर है जो हमको हैंडल करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। फैब्रिक भी, रेट वाइज भी सब कुछ अच्छे से मिल जाता है, इसीलिए मैं वापस अब दुकान पे आके ही खरीदती हूँ। ऑफलाइन परचेज में हमें रेट भी समझ में आता है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम रेट पे करते हैं। मैंने ऑनलाइन में बहुत ठगाया है लेकिन ऑफलाइन में बहुत अच्छा परचेज किया। थैंक यू। तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग छोड़कर वापस ऑफलाइन दुकानों पर जाकर हमने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए बात तो सही है, जब कपड़ा को सामने से देखकर, छूकर, पहनकर एक बार फिट कपड़ा जब आ जाता है तभी लगता है भाई इसको ले लो। ये बात तो सही है, ये तो हर आदमी की सोच है। भले ऑनलाइन आदमी सस्ता छूट देखकर मंगा लेता है लेकिन जब तक ट्रायल रूम में ट्रायल नहीं लेता है तब तक लगता है अरे पता नहीं जो ऑनलाइन मंगाया है वो फिट होगा या नहीं। फैब्रिक को छू कर देख सकती हैं, इसलिए दुकान पर ही खरीदारी करती हैं। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। अब जिनके पास बाजार जाने का समय नहीं है वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इंदौर के दुकानदारों की कॉल सेंटर वाली पहल से बिक्री बहुत बढ़ गई है। अगर कोई भी दुकानदार देख रहा है तो आपके फायदे की खबर है, इसलिए दिखा दिया। आप भी करिए, हो सकता है आपकी दुकान पर भी ग्राहक लौटने लगे। चलिए अगली खबर बता देता हूं। और अगली खबर क्या है? दिवाली से पहले रेलवे ने खुश कर दिया है। क्या खुश कर दिया है? दिवाली, ये देखिए पीछे रेल बनी हुई है और खुशखबरी वाली खबर है। ये त्योहार जब आ रहे हैं तो इसी तरह से ऑनलाइन बिक्री, कपड़ा खरीदारी, आपको सौगातें, इस तरह की खबर जो आएगी सबसे पहले दिखाऊंगा। त्योहार में घर जाना है, छुट्टी ले चुके होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत आवेदन आ रहे हैं, छुट्टी दे दीजिए भाई, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, खूब घर जाना चाहते लोग। इसलिए 4 महीने पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करवा लेते हैं, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने क्यों नहीं कर पाएंगे, देख लीजिए विस्तार से।
भारतीय रेलवे ने अपने नियम बदल दिए हैं। रेलवे ने रिजर्वेशन को लेकर नियम में बदलाव किया है। रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा घटा दी है। पहले नियम था कि 120 दिन पहले आप किसी भी ट्रेन में टिकट बुक कर सकते थे, मतलब 4 महीने पहले ही घर जाना है या कोई काम है तो टिकट बुक कर लेते थे। लेकिन अब 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। 60 दिन से पहले आप किसी भी ट्रेन में बुकिंग नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ 2 महीने पहले रेलवे में रिजर्वेशन कराया जा सकता है। ये नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएगा, मतलब 1 नवंबर को अब आप 1 जनवरी तक का ही टिकट कर सकेंगे। अरे ये खुशखबरी नहीं है भाई, तनाव वाली खबर है। पहले आप 1 नवंबर को 1 मार्च तक का टिकट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, नियम बदल गए हैं। इस नियम पर रेलवे अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हमारा एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है वो जर्नी के दिन से पहले 120 दिन वाला है, वो अभी उसको 60 दिन किया जा रहा है और 1 नवंबर से लागू होगा। और तब तक जो बुकिंग होगी उसमें 120 दिन का ही पीरियड लागू होगा। 1 नवंबर से 60 डेज वाला पीरियड चालू हो जाएगा। रेलवे रिजर्वेशन में हुए इस बदलाव पर हमने रेल यात्रियों से भी बात की है। लोगों का इस नियम के बदलाव पर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है, सुनाइए। कृपया ध्यान दीजिए। के अनुसार उन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छा भी है और बुरा भी है। टाइम 4 महीने पहले का ठीक था, प्री प्लान हम कर सकते थे उसमें। 2 महीने पहले भी सफिशिएंट है इफ यू आर प्लानिंग समथिंग टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिल्कुल अच्छा भी रहेगा। बहुत अच्छा किए हैं, जिससे यात्री को थोड़ी सुविधा जरूर मिलेगी। इसको ये काफी सुविधाजनक भी है और यात्रियों को इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा। निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय फैसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय की बचत होगी। मेरे राय में ये काफी लाभजनक होने वाला है। हाँ, इसमें लाभ कोई दिख नहीं रहा है, इसमें कोई लाभ नहीं दिख रहा है इसमें। अब इससे ये भी नुकसान भी है कई सारी चीजें। सीधे मुद्दे की बात यही है कि दिवाली से पहले रेलवे ने यात्रियों को खुश कर दिया, बड़ी राहत दी है। चलिए अगली खबर की आपकी यात्रा से जुड़ी है, अगली खबर की बात कर लेते हैं। त्योहार का सीजन है, खबर क्या है? ग्वालियर वालों बधाई हो, नया हवाई जहाज मिला है। कहां से कहां रेल की खबर दिखा दी, बाजार की खबर दिखा दी, अब हवाई जहाज की खबर देख लीजिए। त्योहार का सीजन है, इसीलिए आपका ख्याल रखा जा रहा है। बात रेलवे की कर ली, अब बात हवाई सफर की कर लेते हैं। दिवाली से पहले ग्वालियर के लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। अगर ग्वालियर से हैदराबाद या अहमदाबाद जाना होता है तो 20 से 25 घंटे का समय लगता है। अब घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। अब ग्वालियर से हैदराबाद और अहमदाबाद जाने के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है और यह फ्लाइट दिवाली से पहले ही शुरू हो जाएगी। 27 अक्टूबर से ग्वालियर से हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। आप 2 से 3 घंटे में आप ग्वालियर से हैदराबाद और अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अभी ग्वालियर से 3 शहरों के लिए फ्लाइट चलती है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का नाम है। लेकिन विंटर प्लान लागू होने के बाद अब देश के 5 शहरों तक कुछ ही देर में यात्रा पूरी की जा सकती है। विमानन मंत्रालय के इस फैसले से आम लोगों के साथ साथ व्यापारी वर्ग में खुशी का माहौल है। क्या कह रहे हैं ग्वालियर के लोग, सुन लीजिए। शहर की सड़क कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगी तो उस शहर का डेवलपमेंट होगा ही। ग्वालियर के हजारों की संख्या बच्चे हैदराबाद में पढ़ते हैं और अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। दोनों की फ्लाइटें फिर से चालू हो गई हैं, इसका लाभ निश्चित ही ग्वालियर को मिलेगा। जो अभी अपने बच्चे हैं वो अगर त्योहारों में नहीं आ पाते थे वो इजीली आ पाएंगे, यहाँ से लोग इजीली जा पाएंगे। अभी हम लोगों को हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली होकर के जाना पड़ता है, तो लोगों का समय बचेगा, पैसा बचेगा। बहुत राहत मिलेगी, व्यापार भी बढ़ेगा और यात्रियों को खूब सुविधा मिलेगी। अभी अगर ग्वालियर से हैदराबाद या अहमदाबाद जाना होता है तो पहले भोपाल, इंदौर या दिल्ली में फ्लाइट बदलनी पड़ती है, बोर्डिंग करवाना होता है। लेकिन अब लोगों को राहत मिलेगी। आपसे जुड़ी खबर थी, खुशखबरी थी, इसलिए विस्तार से बता दिया। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर क्या है? जहां नोट छपता है वहीं शराब का होलोग्राम छपेगा। ये खबर
बहुत महत्वपूर्ण हैं। शराब घोटाला हुआ था, आपको याद है। छत्तीसगढ़ में अब शराब घोटाला नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों पर अब स्पेशल होलोग्राम लगेगा। होलोग्राम मतलब शराब पर लगने वाला स्टिकर। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। चलिए, 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम को लेकर था। इस फैसले के बाद अब शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम आरबीआई से जुड़ी संस्था बनाएंगी। आरबीआई से जुड़ी, यानी जो नोट छापते हैं, समझ रहे हैं। वहां अब छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब का होलोग्राम भी छपेगा। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। आप समझिए, अब तक छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब के होलोग्राम को प्राइवेट कंपनी बनाती थी, लेकिन अब इस काम को एक सरकारी संस्थान द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार अब भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से होलोग्राम खरीदेगी, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नासिक रोड में है। अक्टूबर के अंत तक छपाई का काम भारत सरकार की इस करेंसी प्रिंटिंग यूनिट को दे दिया जाएगा। इसके चलते अब होलोग्राम पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा और नकली होलोग्राम को तुरंत पहचान लिया जाएगा। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वह एक उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो उसकी प्रामाणिकता निश्चित रूप से होगी। और मुझको ऐसा लगता है कि शासन ने जो ये निर्णय लिया है कि नासिक रोड से ही होलोग्राम की छपाई की जाएगी, उसके पीछे में यही एक कारण हो सकता है कि किसी भी प्रकार का फर्जी होलोग्राम की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और शासन की किसी प्रकार की राजस्व की हानि न हो और भ्रष्टाचार पर 100% स्तर पर जीरो टॉलरेंस के साथ में नकेल लगाई जा सके। यही इसके पीछे मंशा हो सकती है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप जो छत्तीसगढ़ शासन ने उठाया है। दरअसल इसलिए इस खबर को दिखा रहा हूं, वैसे तो मन नहीं था दिखाने का, लेकिन दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है पिछली सरकार में। घोटाला करने वालों सावधान हो जाइए। बहुत बड़ा फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह क्या है ये भी जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। ये पूरा फैसला छत्तीसगढ़ के तथाकथित शराब घोटाले को लेकर लिया गया है, जिसमें फर्जी नंबर का नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब की बिक्री का मामला सामने आया था, जिसके चलते छत्तीसगढ़ राजस्व को भारी नुकसान हुआ था। छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम मामले में प्रिज्म कंपनी के मैनेजर दिलीप पांडे को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही शराब घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन रायपुर की जेल में बंद है। ये शराब घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए का था। साल 2019 से 2022 तक सरकारी दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया था। समझ गए आप। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू ने मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के प्लाट से डुप्लीकेट होलोग्राम की कई रोल अधजली हालत में जब्त किए थे। होलोग्राम के जरिए सरकार को राजस्व मिलता है और इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर किसी बोतल पर यह लगा हुआ है तो मतलब साफ है कि उस बोतल पर जो भी एक्साइज ड्यूटी है वो दे दी गई है। लेकिन अगर ये होलोग्राम नकली होगा या किसी के द्वारा छाप कर लगा दिया गया होगा तो सरकार को मिलने वाला राजस्व किसी घोटालेबाज को मिल जाएगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होलोग्राम छापेगी तो नकली होलोग्राम बनाने का खतरा ज्यादा रहेगा, लेकिन आरबीआई के 3D स्टिकर को कॉपी करना आसान नहीं होगा। सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। शराब की बोतल पर लगने वाले होलोग्राम को अब आरबीआई की सुरक्षा मिलेगी। अगर कोई नकली होलोग्राम बनाएगा तो पकड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ राजस्व को नुकसान नहीं होगा। ये फैसला छत्तीसगढ़ के लिए फायदेमंद है। घोटाला भ्रष्टाचार नहीं होगा। चलिए अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। और सूरजपुर कांड पर जनता बोली आरोपियों को फांसी दो। हर दिन आपको ये खबर दिखा रहा हूं, इसलिए जनता ने क्या कहा है ये भी दिखाना बताना आपको जरूरी है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, पिछले 3 दिनों से लगातार ये खबर आपको दिखा रहा हूं। सूरजपुर हत्याकांड का सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। इस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज भी ऐसे खुलासे हुए जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या है पूरा मामला, विस्तार से सुना देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। 13 अक्टूबर को सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना से महज कुछ घंटे पहले पुलिस वाले पर गर्म तेल फेंक दिया गया था। साथ ही पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। हर दिन बता रहा हूं। इन घटनाओं के बाद पूरा सूरजपुर दहल गया था। पूरे सूरजपुर का माहौल खराब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने फरार आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर से गिरफ्तार किया था। कुलदीप साहू से पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें सूरजपुर एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी था। इस पूरे मामले को लेकर सूरजपुर के लोग क्या कह रहे हैं ये भी तो सुनाना जरूरी है। लोगों ने क्या कहा है आरोपियों के पकड़े जाने के बाद, सुनिए।
उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि समाज में इस तरह के कृत्यों को बढ़ावा देने से रोका जा सके। उन्हें बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्हें देखकर फिर से कोई भी ऐसा करने को ना सोचे। बहुत डर लगता है आने जाने में, और फिर उसको फांसी होना चाहिए, उसको बहुत सज़ा मिलना चाहिए। घटना को देखते हुए तो इसको मतलब इनकाउंटर किया जाए या फांसी दिया जाए। ऐसे दुर्घटना नहीं होना चाहिए था और हो गया है भैया। जो ऐसा दुर्घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा देना चाहिए। इस डबल मर्डर की घटना को 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पूरी वारदात की असली वजह क्या है, ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको सब कुछ समझा देता हूं। कुलदीप साहू का चाचा संजय साहू है। इसको भी प्रशासन द्वारा जिला बदर किया गया था, लेकिन कुलदीप की तरह ये भी शहर में ही था, जिसके बाद पुलिस ने कुलदीप साहू के चाचा संजय साहू को पकड़कर जेल भेज दिया। इस संजय साहू के खिलाफ करीब 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कुलदीप साहू के बड़े भाई संदीप साहू को भी पुलिस ने मारपीट के आरोप में जेल भेज दिया था। साथ ही पुलिस जिला बदर कुलदीप साहू को भी गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई थी, जिससे तिलमिलाकर कुलदीप साहू ने पहले पुलिस पर हमला किया और फिर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया। कुलदीप के खिलाफ कार्रवाई में हेड कांस्टेबल तालिब शेख शामिल थे, जिसके चलते कुलदीप ने उनके परिवार को टारगेट किया। इस घटना के 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें सूरजपुर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी भी शामिल है, जिसने हत्या से लेकर शव को फेंकने के साथ आरोपी कुलदीप साहू की भागने में भी मदद की थी। इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने किया है। भगवती राजवाड़े ने कहा है कि एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी को लेकर पहले ही संगठन को जानकारी दी गई थी और पत्र लिखकर कहा गया था कि चंद्रकांत चौधरी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको हटाया जाना चाहिए। सुन लीजिए। जब प्रदेश में एनएसयूआई की नियुक्ति हो रही थी, उस समय हमारे जिला सूरजपुर में भी चंद्रकांत चौधरी का नियुक्ति होके आया। हमारे पूर्व के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन पर कई आपराधिक मामला है, जिसकी अवगत मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को करवाई थी कि ऐसे व्यक्ति को मतलब हटाया जाए। हम इसका विरोध किए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी भेजे, लेकिन इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुआ। बताइए, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि चंद्रकांत चौधरी अपराधी टाइप का था। उसके बाद भी जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े भी बात नहीं सुनी गई और एक अपराधी टाइप के आदमी को जिला अध्यक्ष बना दिया गया और कांग्रेस उल्टा आरोप लगा रही है। लेकिन अब इस चंद्रकांत चौधरी को लेकर कांग्रेस खुद घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोपी कुलदीप साहू और सीके चौधरी की फोटो को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के साथ एक्स पर पोस्ट किया। इसमें लिखा कि खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे 3 यार, होंगे हर अपराधी जेल में, जीरो टॉलरेंस है विष्णु सरकार। बीजेपी ने दूसरा पोस्ट करते हुए दीपक बैज और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सीके चौधरी की फोटो में लिखा, राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर विष्णु का सुदर्शन चलेगा। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम, ये भी सुन लीजिए। इस बात पर मैं बिल्कुल ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सूरजपुर का भी विषय हो, आप ध्यान दीजिए संस्कारों पे कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपराधों में संलिप्त हैं। आपको ध्यान देना चाहिए इस विषय पर कि कैसे सूरजपुर में जो हत्याकांड हुई है उसमें किस तरीके से वो लोग संलिप्त हैं। ऐसे ही लोगों को संरक्षण दे देकर 5 बरस चलाया है और ऐसे ही लोग आज आपराधिक कृत्य में हैं। कैसे बलौदा बाजार में आपके विधायक अंदर है, जेल में है, किस तरीके से ये सब चीजें हुई है। तो चाहे बलौदा बाजार की घटना हो, विष्णुदेव जी की सरकार को बदनाम करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, चाहे सूरजपुर की घटना हो, विष्णुदेव जी की सरकार को बदनाम करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये घटना बहुत दुखद है, आहत करने वाली है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में इस घटना की चर्चा है। वक्त हो गया है, खबरें बहुत थी और जब मैं 1 घंटा आपको खबर बताता हूं तो समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आप इसी तरह से अपनी खबरें भेजते रहिए इस नंबर पर, और नंबर है 8282824982। जो भी आपकी समस्या होगी इसी तरह से दिखाते और बताते रहेंगे।